नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे आर्मेचर रिएक्शन आज का टॉपिक है। तो आइए आर्मेचर रिएक्शन के बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। डायग्राम के माध्यम से हम लोग आर्मेचर रिएक्शन को जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूँ पोल्स, नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल, बीच में मैंने एक रोटर रख दिया है। आपको जैसा कि पता होगा, रोटर पे हम कौन सी वाइंडिंग करते हैं? आर्मेचर वाइंडिंग। तो ये आपको पता है सारी चीजें। अब देखिए आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है। जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीचों बीच मेन फील्ड फ्लक्स बोलो या फिर फील्ड फ्लक्स बोलो, बात एक ही है, इसके बीच फ्लो करती है नॉर्थ से साउथ के बीच। तो क्या है, जो रोटर के कंडक्टर्स होते हैं, यानी कि जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है जो कि रोटर पर प्लेस है, उस पर क्या हो जाते हैं? ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। और जब ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है तो क्या होता है? आर्मेचर करंट प्रोड्यूस होता है। और आर्मेचर करंट प्रोड्यूस होता है तो क्या होता है? फ्लक्स, आर्मेचर फ्लक्स आता है। जब आर्मेचर फ्लक्स आएगा वो इस मेन फील्ड फ्लक्स का अपोज करेगा। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं। देखिए फिर दोबारा से समझ लेते हैं इसको। देखिए, जब नॉर्थ और साउथ पोल जब हम प्लेस करते हैं तो क्या होगा? फील्ड फ्लक्स उत्पन्न होगा। क्या होगा? फील्ड फ्लक्स उत्पन्न होगा, या मेन फील्ड फ्लक्स जो पोल्स के द्वारा क्रिएट हुआ है। ठीक है, आपको जैसे कि पता होगा, जब रोटर घूमता है, जनरेटर का केस अगर मैं लूं, तो रोटर जब हम रोटेट कराते हैं तो इस पे क्या हो जाता है? आर्मेचर वाइंडिंग पे ईएमएफ इंड्यूस होता है। आर्मेचर वाइंडिंग कहां पे है? रोटर पे। तो नेक्स्ट कंडीशन इसकी क्या है? ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है आर्मेचर पे। तो मैंने आर्मेचर को ए से डिनोट किया है और ईएमएफ इंड्यूस को ई से डिनोट करा है। ठीक है, तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है आर्मेचर पे। जब आर्मेचर पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा तो नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी? आर्मेचर करंट आ जाएगा। जब उस वाइंडिंग पे, यानी आर्मेचर वाइंडिंग पे आर्मेचर करंट फ्लो करना शुरू कर देगा तो वो अपना एक फ्लक्स उत्पन्न कर लेगा, जिसे हम क्या कहते हैं? आर्मेचर फ्लक्स। जब आर्मेचर फ्लक्स इस मेन फील्ड फ्लक्स का अपोज करेगा, यानी इसका इंटरप्शन करेगा, यानी आर्मेचर फ्लक्स फील्ड फ्लक्स का इंटरप्शन करेगा, उसे रोकेगा, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं। एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको फिर कुछ एक बात बता देता हूं जो आपको याद रहे। देखिए यहां पे हम देख रहे होंगे आर्मेचर रिएक्शन की, आर्मेचर की वजह से कोई एक रिएक्शन हुई है। रिएक्शन यानी कि जब एक्शन हुआ होगा तब रिएक्शन हुई होगी। तो एक्शन क्या है? एक्शन है मेन फील्ड फ्लक्स आपका। एक्शन क्या है? आपका मेन फील्ड फ्लक्स है। जब आपने मेन फील्ड फ्लक्स रखा था, पोल्स रखा था, तो ये एक एक्शन था। और रिएक्शन जब आर्मेचर फ्लक्स ने मेन फील्ड फ्लक्स का अपोज किया, दिस इज कॉल्ड एज एन रिएक्शन। तो रिएक्शन किसकी वजह से प्रोड्यूस हुई? आर्मेचर फ्लक्स के कारण। तो जब एक्शन हुआ तो रिएक्शन हुआ, इसी को ही हमने क्या बोला? आर्मेचर रिएक्शन। तो सिंपल वे में इसे हम याद भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन भी, इसकी परिभाषा भी मैं आपको बता दूं। देखिए, द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स, इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स, ठीक है, द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन मेन फील्ड फ्लक्स, ऑन मेन फील्ड फ्लक्स is known as आर्मेचर रिएक्शन। क्या होती है? आर्मेचर रिएक्शन। देखिए डेफिनेशन के माध्यम से भी इंग्लिश वालों के लिए, अब हिंदी वाले भी सुन लीजिए। देखिए इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए जो आर्मेचर फ्लक्स है, यानी कि ये जो आर्मेचर फ्लक्स है, जब ये क्या अपोज करेगा मेन फील्ड फ्लक्स का, देखिए ऑन मेन फील्ड फ्लक्स का अपोज अगर करेगा, उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं। तो इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए जो आर्मेचर रिएक्शन होती है वो डिपेंड किस पे करती है?
देखिए आर्मेचर रिएक्शन डिपेंड ऑन लोड। आर्मेचर रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है? लोड पे डिपेंड करती है। अब आपको पता होंगे लोड कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो जनरली लोड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और क्या होता है? कैपेसिटिव लोड। तो 3 प्रकार के, रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव। देखिए अगर मैं कंडीशन लेता हूं रेजिस्टिव लोड की, अगर मैं कंडीशन लेता हूं किसकी? रेजिस्टिव लोड की, और बात किसकी कर रहा हूं? जनरेटर की, और एक तरफ मैं बात कर रहा हूं मोटर की। लोड मैंने क्या ले रखा है? रेजिस्टिव लोड। तो देखिए इस केस में क्या होता है? इस केस में ये होता है कि जो आर्मेचर फ्लक्स होता है रेजिस्टिव लोड के केस में, आर्मेचर फ्लक्स जो होता है और जो आपका मेन फील्ड फ्लक्स होता है, देखिए आर्मेचर फ्लक्स ये है और मेन फील्ड फ्लक्स यहाँ पे मैंने लिख रखा है, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रेजिस्टिव लोड के केस में 90 डिग्री का कोण ये लोग बनाते हैं। कौन? आर्मेचर फ्लक्स और फील्ड फ्लक्स जब 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? रेजिस्टिव लोड। रेजिस्टिव लोड के केस में क्या होता है? आर्मेचर फ्लक्स मेन फील्ड फ्लक्स से 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, इसको क्या बोला जाता है? क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट से क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है ना, मशीन के अंदर। अब हम बात करेंगे किसकी? रेजिस्टिव लोड की बात तो हमने कर ली। अब हम बात करेंगे इंडक्टिव लोड की। देखिए इंडक्टिव लोड के बारे में अगर मैं बात करूं तो इस केस में क्या होता है कि जो आर्मेचर फ्लक्स होता है और मेन फील्ड फ्लक्स होता है उसके बीच, उन दोनों के बीच 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ये एक तरीके से ये कौन सी कंडीशन है? ये कौन सा इफेक्ट है? देखिए इसे बोलते हैं हम लोग डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। आपको मैं बता दूं ये आर्मेचर रिएक्शन की वजह से ही ये कंडीशन उत्पन्न हो रही है, क्योंकि ये लोड पे डिपेंड करता है और लोड पे अगर रेजिस्टिव लोड होगा तो आर्मेचर फ्लक्स और मेन फील्ड फ्लक्स 90 डिग्री का कोण बनाते हैं जिसे क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट बोलते हैं। और इंडक्टिव के केस में आर्मेचर फ्लक्स और मेन फील्ड फ्लक्स 180 डिग्री का कोण बनाते हैं जिसे हम डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट बोलते हैं। अभी हम सीखेंगे क्या है ये। और एक लोड और है जिसे सी कैपेसिटिव लोड। इस केस में मैं आपको बताऊं कि दोनों ही एक ही दिशा में अलाइन हो जाते हैं। दोनों ही एक ही दिशा में क्या हो जाता है? अलाइन हो जाते हैं, यानी मेन फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स एक सेम डायरेक्शन में रहते हैं। तो आप देखेंगे इसमें एक तरीके से जो कोण बन रहा है दोनों के बीच वो 0 डिग्री का बन रहा है, ठीक है ना। इसे हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। क्या बोलेंगे? मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। अभी हम जानेंगे आगे क्या है ये चीज। देखिए मोटर के केस में क्या होता है, देखिए अब हमने जनरेटर के बारे में जाना, अब मैं मोटर के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए मोटर के केस में अगर मैं केस ले चलो रेजिस्टिव का ही, कौन सा केस है? रेजिस्टिव लोड का ही केस है। तो इसमें क्या होगा? मोटर के केस में बस इसकी डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो जाती है, फाई ए इधर और फाई एफ जहां था वहीं। इस पे भी क्या बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अभी भी ये क्या है? एक तरीके से क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ही है। क्या है? क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ही है। जब आर्मेचर फ्लक्स मेन फील्ड फ्लक्स से 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी एक रेजिस्टिव कंडीशन है, रेजिस्टिव लोड की कंडीशन है, उसको क्या बोलते हैं? क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट बोला जाता है। सेम इंडक्टर की बात करते हैं तो इंडक्टर के केस में क्या हो जाता है
दोनों ही फ्लक्स एक दूसरे के संग अलाइन हो जाते हैं। तो आप इधर यहाँ पे फील्ड लिख लीजिए और नीचे लिख लीजिए आर्मेचर फ्लक्स। तो दोनों एक दूसरे से अलाइन हो जाते हैं। इसको भी हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। देखिए मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। नेक्स्ट कंडीशन कौन सी है? आखिरी कंडीशन। कैपेसिटिव के केस में क्या होता है? इसमें एक दूसरे से अपोज करना शुरू कर देते हैं। कितना? 180 डिग्री एंगल पे अपोज करते हैं। तो इसमें मेन फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स देखिए एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं 180 डिग्री कोण पे। तो ये कौन सा इफेक्ट है? डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। इसे डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट बोलेंगे। तो देखिए ये आर्मेचर रिएक्शन के कारण ही क्या है, इस टाइप के इफेक्ट हो रहे हैं जिसे हम क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट और मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट बोल रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे जनरेटर का केस बताया और यहाँ पे मोटर का केस बताया। अब देखिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए आपको पता होगा ये एक तरीके की कौन सी कंडीशन है? ये एक तरीके की आइडियल कंडीशन है जो कि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। आपको भी पता होगा कि एक प्रैक्टिकल कंडीशन अगर होगी तो रेजिस्टिव लोड और इंडक्टिव लोड साथ ही होंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी एक अगर हम वायर यूज कर रहे हैं, जैसे हमने कॉपर का या एल्युमिनियम का वायर यूज किया, तो आपको पता होगा उसका एक रेजिस्टेंस होगा और हमने कई सारे टर्न्स उसमें बांधे हुए हैं मशीन में। तो क्या होगा? उससे एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। ठीक है ना? तो मैग्नेटिक फील्ड उसका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर उससे एक वायर से करंट छोड़ी जाए या उस पर फ्लो कराई जाए वायर पे, तो उसका अपना एक ओन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो उसकी प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी होती है? इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। तो ये प्रैक्टिकल कंडीशन होगी कि हम रेजिस्टिव लोड और इंडक्टिव लोड साथ ही रखते हैं, जिससे कि क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट और डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होता ही होता है मशीन के अंदर आर्मेचर रिएक्शन के कारण। तो इतनी बात आपको समझ में आई। तो अब हम ये भी समझेंगे कि डीमैग्नेटाइजेशन या क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट से होता क्या है। देखिए सबसे पहले हम जानेंगे डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट के जरिए होता क्या है। तो देखिए अगर मैं बात करूं जनरेटर की, किसकी बात कर रहा हूं? जनरेटर की। देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं जनरेटर की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो ईएमएफ इंड्यूस होती है, जो ईएमएफ इंड्यूस होती है जनरेटर के केस में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्लक्स के। अब देखिएगा जब हम दोनों कंबाइन यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये पता होगा फ्लक्स भी एक तरीके से इन दोनों के बीच का जो फ्लक्स होगा वो क्या कंबाइन होके आएगा? रिजल्टेंट फ्लक्स कंबाइन होके आएगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? दोनों लोड को एक साथ कंबाइन कर रहे हैं। तो क्या हमारे पास जो फ्लक्स आएगा वो एक तरीके का रिजल्टेंट फ्लक्स होगा। इन दोनों फ्लक्सेस का रिजल्टेंट फ्लक्स, यानी इन दोनों फ्लक्सेस का क्या होगा? रिजल्टेंट फ्लक्स होगा। अब आप समझे बात को कि ये अगर डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट है, अगर डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट है तो ओवरऑल फ्लक्स क्या है? रिजल्टेंट फ्लक्स क्या है? गिर जाएगा। और अगर रिजल्टेंट फ्लक्स गिरेगा तो ईएमएफ इंड्यूस भी गिर जाएगी। आप समझ रहे होंगे, फ्लक्स रिजल्टेंट फ्लक्स गिरेगा, ईएमएफ इंड्यूस भी गिर जाएगी। और आप जैसा कि जानते हैं ईएमएफ इंड्यूस गिरेगी तो वोल्टेज भी गिर जाएगी, यानी ये लोड वोल्टेज है, लोड वोल्टेज भी गिर जाएगी। जैसे कि आप इक्वेशन जानते होंगे E = V + IaRa। और IaRa जो होते हैं वोल्टेज ड्रॉप, जिसे मैं बोल रहा हूं IaRa, वोल्टेज ड्रॉप उसे कहा जाता है। वोल्टेज ड्रॉप भी क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। ठीक है? जब वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा तो एक तरीके से इसे क्या बोलेंगे? पुअर वोल्टेज रेगुलेशन। क्या बोलेंगे? पुअर वोल्टेज रेगुलेशन। इसका मीनिंग आप समझें कि जो आपकी यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये एक तरीके की जो वोल्टेज है, लोड वोल्टेज, वो गिर जाती है ओवरऑल क्योंकि आपकी ईएमएफ इंड्यूस गिर गई, ओवरऑल वोल्टेज गिर जाएगी। ओवरऑल वोल्टेज गिरेगी तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएंगे। जैसे कि आप इक्वेशन जानते होंगे
ई जी इक्वल्स टू वी प्लस आई ए आर ए। जनरेटर की इक्वेशन आप जानते होंगे, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन से हम लोगों ने ये जानी थी। ये किसका, जनरेटर का केस था। तो देखिएगा इसमें ये आपकी कौन सी वोल्टेज है, ये आपकी लोड वोल्टेज है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है और ये आपके वोल्टेज ड्रॉप है। तो आप समझ जाएंगे यहाँ से इस चीज को देख के। इससे क्या होगा, जब आपकी ये जो लोड वोल्टेज है ये गिर जाएगी तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से पुअर वोल्टेज रेगुलेशन। तो जनरेटर के केस में डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट के कारण क्या हो जाता है, पुअर वोल्टेज रेगुलेशन हो जाता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं मोटर की, अगर बात करूं मैं मोटर की, तो मोटर में क्या इफेक्ट होता है देखेंगे। देखिए मोटर का इफेक्ट क्या है कि अगर रिजल्टेंट फ्लक्स गिरेगा, आपको पता होगा टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए होता है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई लिख लेता हूँ, ठीक है ना। तो फाई के प्रोपोर्शनल है और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रिजल्टेंट फ्लक्स। अब क्योंकि ओवरऑल फ्लक्स गिर रहा है, क्योंकि डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट फ्लक्स को पूरी तरीके से कम कर देता है, जो इसका ओवरऑल रिजल्टेंट फ्लक्स आएगा वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, हम इसके बारे में और आगे जानेंगे। ऐसा नहीं है कि ये हमें समझ में नहीं आए। मैं अभी भी आपको बताऊं कि अगला टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें आप इसके बारे में और अच्छी डीप नॉलेज रखेंगे। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो गिर जाएगा और रिजल्टेंट फ्लक्स गिरेगा तो टॉर्क भी कम हो जाएगा। स्पीड आप देखिए, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्लक्स के। फ्लक्स के क्या होती है, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसा कि आप जानते हैं कि ई जी पी फाई एन जेड अपॉन 60 ए होता है, जानते हैं नहीं जानते। तो स्पीड और फ्लक्स का अगर मैं रिलेशन निकालूंगा तो ये एक दूसरे से क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। कुछ भी चीज रटनी नहीं है। अब आप देखेंगे रिजल्टेंट फ्लक्स एक्चुअल में घट रहा है। क्यों घट रहा है, क्योंकि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट की। और अगर फ्लक्स गिर रहा है, रिजल्टेंट फ्लक्स गिर रहा है, तो स्पीड क्या होगी, स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। तो स्पीड बढ़ जाएगी तो ये एक तरीके का क्या होगा, पुअर स्पीड रेगुलेशन हो जाएगा। स्पीड रेगुलेशन, पुअर स्पीड रेगुलेशन हो जाएगी। यानी फ्लक्स गिरने के कारण आपकी जो मशीन है, जो आपकी मोटर है, वो काफी तेज स्पीड में घूमना शुरू कर देगी। तो उसको हम एक तरीके से क्या बोलते हैं, पुअर स्पीड रेगुलेशन। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट के कारण क्या होता है। ये किसकी वजह से हुआ, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से क्रॉस मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होना शुरू हुआ। जब ये हुआ डीमैग्नेटाइजेशन तो उसने क्या करा, जनरेटर अगर आप कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो उसमें पुअर वोल्टेज रेगुलेशन हो जाएगी। और अगर आप मोटर की बात करेंगे तो पुअर स्पीड रेगुलेशन हो जाएगी। अभी तो हमने जाना डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट के कारण क्या होता है। अब जानते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट के कारण क्या होता है। देखिए क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट के कारण जो आपका फ्लक्स होता है, जो आपका मेन फील्ड फ्लक्स होता है, ये वाला जो मेन फील्ड फ्लक्स जो मेन पोल्स के कारण क्रिएट हुआ था, मेन फील्ड फ्लक्स क्या हो जाता है, एक तरीके का यूनिफॉर्म फ्लक्स हो जाता है। नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स, नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स का मीनिंग क्या हुआ, आपका फ्लक्स एक तरीके से सही मात्रा में उस पे रोटर पे नहीं पड़ता, चारों तरफ से सही मात्रा पे नहीं पड़ता। तो फ्लक्स एक तरीके से क्या हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स हो जाता है। इससे क्या होगा, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के कारण ही जो हमारा फ्लक्स होगा वो अपनी दिशा से क्या हो जाएगा, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं भटक जाएगा। ठीक है ना। तो इसके कारण से भी आपका क्या हो सकता है, मशीन के अंदर एक पुअर एफिशिएंसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पुअर एफिशिएंसी। तो जो आपकी दक्षता होगी, एफिशिएंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, दक्षता, ये किसके कारण होगी, पुअर एफिशिएंसी, वो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट के कारण होगी। मैं फिर बता देता हूं, देख लीजिए कि क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट के जरिए क्या होगा, जो आपका फ्लक्स होगा वो एक तरीके से नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स का मतलब सबसे पहले जानिए यूनिफॉर्म फ्लक्स क्या होता है। यूनिफॉर्म फ्लक्स का मतलब ये होता है कि बराबर मात्रा पे हर दिशा में फ्लक्स का होना।
तो अगर फ्लक्स अपनी दिशा भटक जाएगा, एक जगह कम हो जाएगा, एक पोल के पास ज्यादा हो जाएगा, एक पोल के पास कम हो जाएगा, तो इस तरीके से अगर होगा फ्लक्स, तो इस फ्लक्स को हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स बोलेंगे। ये हम आगे जानेंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट की वजह से क्या होगा? पुअर एफिशिएंसी हो जाएगी आपकी मशीन की, ठीक है। तो इनसे ये दिक्कतें हमारी क्रिएट होती है। अब इन दिक्कतों से बचा कैसे जाए? इन दिक्कतों से बचने के लिए आपको क्या करना है? पहला, इंटरपोल इस्तेमाल करने चाहिए। क्या? इंटरपोल्स। देखिए, इंटरपोल्स अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हम आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस कर पाएंगे, ठीक है, जिससे कि हमारा पुअर जो वोल्टेज रेगुलेशन था, या पुअर स्पीड रेगुलेशन, या पुअर एफिशिएंसी थी, इससे थोड़ा सा उभर जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इंटरपोल्स। इंटरपोल्स होते क्या है? अगर मैं 4 पोल मशीन डिजाइन कर रहा हूँ, देखिए कुछ मैंने पोल इस तरीके से डिजाइन करे हुए हैं, बड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए पोल कुछ इस तरीके से मैंने 4 पोल मशीन मैंने ली है, तो 4 पोल मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। बीच में रोटर है, ये 4 पोल है। देखिए ये नॉर्थ पोल हुआ, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल। तो देखिए इंटरपोल्स हम कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, मैं बताऊंगा इसके क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, अभी जस्ट फोकस रखिए। इंटरपोल्स देखिए यहाँ पे हम प्लेस कर रहे हैं, इस बीच आप देखेंगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं? इंटरपोल्स को प्लेस कर रहे हैं। देखिए इस बीच इंटरपोल्स को प्लेस कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए ये आपके क्या हुए? इंटरपोल्स हुए। ये आपका हुआ नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल, नॉर्थ पोल, और ये आपका क्या हुआ? नॉर्थ पोल, और ये आपका हुआ साउथ पोल, ठीक। तो हमने ये क्या है, आप जो ब्लू पेन से आप देख रहे होंगे, ये नॉर्थ और साउथ, तो ये नॉर्थ और साउथ, ये आपके क्या हैं? ये इंटरपोल्स होते हैं। इंटरपोल्स क्यों प्लेस किए गए? इसका क्या फायदा हुआ? इसका ये फायदा हुआ क्योंकि जो आपका फ्लक्स आर्मेचर रिएक्शन के कारण नॉन यूनिफॉर्म हो गया था। नॉन यूनिफॉर्म का मीनिंग ये कि फ्लक्स पूरी तरीके से आर्मेचर के कंडक्टर को कट नहीं कर पा रहा था, कहीं से कट कर रहा था और कहीं से नहीं कट कर पा रहा था। इसलिए हमने इंटरपोल्स को प्लेस कर दिया है। कहाँ पे? इन बिटवीन द मेन फील्ड पोल्स। जो आपके मेन पोल्स हैं उसके बीचों बीच हमने क्या कर दिया? पोल्स को, इंटरपोल्स को प्लेस कर दिया। तो अब आप समझ गए होंगे इंटरपोल्स के जरिए क्या है, हम फ्लक्स की मात्रा को बढ़ा देंगे। अगर आप देखें तो रिजल्टेंट फ्लक्स बढ़ जाएगा, ओवरऑल फ्लक्स बढ़ेगा, तो आप पुअर वोल्टेज रेगुलेशन और पुअर स्पीड रेगुलेशन और पुअर एफिशिएंसी से उबर जाएंगे, बचेंगे। तो एक तरीके से हम कहते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन को इंटरपोल्स क्या करते हैं? कम करते हैं। क्वेश्चन सुनिएगा, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि इंटरपोल्स प्लेस कहाँ पे करे जाते हैं, रखे कहाँ पे जाते हैं? वो इन बिटवीन द मेन फील्ड पोल्स के बीचों बीच रखे जाते हैं। ये आपके मेन फील्ड पोल्स हैं जो आप ब्लैक से देख रहे हैं, और जो नीले से हैं वो आपके इंटरपोल्स होते हैं। दूसरा क्वेश्चन इससे क्या पूछा जाता है ये जानिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन कि ये जो पोल्स होते हैं नॉर्थ और साउथ, इनकी जो वाइंडिंग होती है वो किसके सीरीज में रहती है? आर्मेचर वाइंडिंग के। यानी हम सीधा सा बोले कि इंटरपोल्स इन सीरीज विद आर्मेचर, या आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में ये इंटरपोल्स क्या रहते हैं? बंधे हुए रहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे। तो ये 2 क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम क्या काम करेंगे? आर्मेचर रिएक्शन को अगर हमें रिड्यूस करना है, देखिए ये किस लिए है? टू रिड्यूस यानी कम करना आर्मेचर रिएक्शन को। आर्मेचर रिएक्शन को कैसे हम लोग रिड्यूस कर पाएंगे? तो ये हम लोग पहला इंटरपोल्स लगा के, और दूसरा क्या? कंपनसेटिंग वाइंडिंग के जरिए। किसका? कंपनसेटिंग वाइंडिंग के जरिए, ठीक है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग के जरिए हम लोग क्या काम कर पाएंगे? आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस कर पाएंगे। इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको बता दूं, वो ये है कि
जो आपकी कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है कहाँ पे प्लेस होती है। जैसे कि आपको पता होगा यहाँ पे, जैसे आप ये देख रहे होंगे नॉर्थ और साउथ, तो यहाँ पे इसे बोला जाता है पोल शू। इसे क्या बोला जाता है, जो मैंने ब्लैक कर दिया है इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है पोल शू। इन पोल शू में स्लॉट्स कटे हुए रहते हैं, स्लॉट्स रहते हैं, उन स्लॉट्स में ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग रखी जाती है यानी बांधी जाती है, और ये भी आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्ट रहती है। तो इन दो के जरिए, इंटरपोल्स और कंपनसेटिंग वाइंडिंग के जरिए हम आर्मेचर रिएक्शन को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो आप समझ गए होंगे आज पूरा टॉपिक जो मैंने पढ़ाया है वो एक तरीके से आर्मेचर रिएक्शन के ऊपर है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम जीएनए और एमएनए के बारे में जानेंगे। तो आज जो भी कोई डाउट आपके मन में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स पे मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या डाउट है। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जीएनए और एमएनए के ऊपर डिस्कशन होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।